गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो वीडियो है वो है डबल एंट्री सिस्टम पे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले एक ग्लांस देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज डबल एंट्री अकाउंट, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि पहले अकाउंटिंग किस किस सिस्टम से चलती थी, डबल एंट्री सिस्टम से, सिंगल एंट्री सिस्टम से। इसके बाद हम देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डबल एंट्री सिस्टम के लिए 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, ये क्या होते हैं। देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फिर हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग में, उस गोल्डन रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। देन हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए हमारा वीडियो शुरू करते हैं इस टॉपिक से, व्हाट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग। आप सभी जानते होंगे कि जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग से करी जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले एंट्री सिंगल हुआ करती है। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जब जो एंट्री ली जाती थी वो सिंगल एंट्री ली जाती थी। मतलब अगर परचेसर अपने अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो वो उसमें सेलर के लिए कुछ भी नहीं लिखेगा, और अगर सेलर अपने अकाउंट मेंटेन करता है तो वो उसमें परचेसर के बारे में कुछ भी नहीं लिखेगा। बट जब इवोल्यूशन आया, इवोल्यूशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तब क्या कहा गया कि विथ डबल एंट्री अ क्रेडिट इज यूज्ड इन एटलीस्ट वन अकाउंट एंड अ डेबिट इज मेड इन एटलीस्ट वन अनदर अकाउंट। यहीं से शुरू हुआ डेबिट और क्रेडिट सिस्टम। तो देख लेते हैं कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। तो अगर हम बोले कि अकाउंटिंग में जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका जन्म 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। सर्वप्रथम सन 1494 में इटली के वेनिस नगर के जो गणितज्ञ थे लुकास पैसियोली, उन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम को अस्तित्व में लेकर आए थे। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट साइड, तो हम कोई भी एंट्री जब बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट को लेकर बनाई जाती है। परचेसर के अकाउंट में जो चीज डेबिट होगी, सेलर के अकाउंट में जो चीज क्रेडिट होगी। परचेसर के अकाउंट में जो चीज क्रेडिट होगी, सेलर के अकाउंट में वो चीज डेबिट होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक सिस्टम बनाया गया है कि आपको डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, अभी इसी के बारे में बता रही थी कि पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था, उसके बाद अब अस्तित्व में क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। जितने भी अकाउंटिंग जो बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बनाई जाती है, डबल एंट्री सिस्टम पर बनाई जाती है। इस स्लाइड में हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग समझ लेते हैं, उसके एडवांटेज देख लेते हैं और उसके डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम मीनिंग पर जाएं तो इसका मीनिंग है द्विप्रविष्टीय प्रणाली प्रत्येक व्यवहार के दोहरे प्रभाव को उल्लेखित करने की विधि है। मतलब आपको जो भी एंट्री करनी है वो दो पक्ष में करनी है, दो साइड में करनी है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। इसी पर विलियम स्टेट्स के अनुसार द्विप्रविष्टीय प्रणाली में मुद्रा अथवा मुद्रा के रूप में प्रत्येक व्यवहार को दोहरे पहलू से लिखा जाता है। एक खाता लाभ प्राप्त करता है तथा दूसरा खाता इसी लाभ का समर्पण करता है। प्राप्त करने वाले खाते को पहले डेबिट किया जाता है, तब पश्चात देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन को प्रॉफिट अर्न हो रहा है और दूसरे पर्सन के हाथ से कैश जा रहा है। मतलब एक के पास कैश आएगा तो एक व्यक्ति के पास से कैश जाएगा।
सीधी सी बात है, अगर हमने ट्रांजेक्शन किया, मान लो हमने कोई सामान सेल किया, हमने कोई सामान बेचा, तो हमारे पास पैसा आएगा क्योंकि हमने सामान दिया है उसके बदले में, और जिसने सामान खरीदा है वो क्या करेगा, पैसे देगा। तो यहाँ पर एक के पास कैश आया और एक के पास से कैश गया। इसी को हम डेबिट और क्रेडिट में शो करते हैं, उसे ही कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब अगर इसके बारे में हम इसके प्रिंसिपल देखें तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो सबसे पहला अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि नगद माल खरीदा, परचेज इन कैश, अगर हम लोगों ने परचेज इन कैश किया, परचेज में कोई हम लोगों ने सामान खरीदा कैश में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो कितने अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं। सबसे पहले परचेज और दूसरा कैश, है ना। परचेज करने वाले के पास गुड्स आएगी और कैश जाएगा, दो चीजें हुई वहां पर। और ऐसे ही जो सेल करने वाला है, सेल करने वाले के पास तो क्या होगा, गुड्स जाएगी और कैश आएगा, है ना। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट दोनों ही पक्षों पर इसका प्रभाव पड़ा, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि पूर्ण विवरण, यानी कि कंप्लीट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसे क्योंकि इसमें आप परचेजर की बुक भी बना रहे हो और सेलर की बुक भी बना रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि परचेजर कितना इसमें से कैश कमा रहा है और कितना गुड्स उसके हाथ में से जा रहा है, और वैसे ही सेलर के पास कितनी गुड्स आई, है ना, सॉरी कितनी गुड्स उसने बेची और कितने पैसे उसके पास आए। नेक्स्ट इसमें व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान। अब इसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको क्लियरली मिलेंगी, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही मेंटेन होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आप अपनी कैपिटल के बारे में सही तरीके से पता कर पाओगे और आप अपनी एसेट और लायबिलिटी के बारे में भी आसानी से जान पाओगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने सारे ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में बनाता है। तो ट्रेडिंग में आपको ये पता चलता है कि कितनी गुड्स आपने परचेज की या फिर कितनी गुड्स आपने मैन्युफैक्चरिंग की। देन आप प्रॉफिट एंड लॉस में ये दिखाते हैं कि आपने उस गुड्स को बेचने में कितना समय लगाया या कितना कैश आपको वहां से मिला, तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ या फिर नेट लॉस हुआ। और बैलेंस शीट किस चीज को शो करता है, वो ये बताता है कि आपने जो भी जितनी भी लाइबिलिटीज है आपकी, कि बिजनेस रन करते समय आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज क्या है, और आपकी एसेट भी पता चलेगी कि कितनी एसेट्स आपके पास है, तो इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अच्छे से पता चल जाएगी। फिर इसमें है गणितीय शुद्धता की जांच। गणितीय शुद्धता की जांच इसलिए होती है इसमें, यानी मैथमेटिकली इसको आप प्रूव कर सकते हो कि आपने जो अकाउंट बनाया वो सही बनाया। इसके लिए आप ट्रायल अकाउंट बनाते हो। ट्रायल बैलेंस अकाउंट में क्या होता है, एक साइड आप सारी डेबिट में लिखी जाने वाली चीजें लिख देते हैं, एक साइड आप पूरी क्रेडिट में लिखी जाने वाली चीजें लिख देते हैं। उससे क्या होता है, अगर दोनों का बैलेंस यानी कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल आया है, इसका मतलब आपने जो भी अपनी जर्नल एंट्री की है या जो भी आपने डबल एंट्री सिस्टम वहां पर फॉलो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है जालसाजी एवं कपट की कम संभावना होती है। इसे फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने एंट्री दोनों तरफ लिखी है, डेबिट पक्ष में भी लिखी है और क्रेडिट पक्ष में भी लिखी है, दोनों का टोटल सेम आया, इसका मतलब वहां पर कोई भी आपने मैथमेटिकल गलती नहीं की है। आपने जो अमाउंट अगर 10,000 का अमाउंट अगर आपने डेबिट किया है तो 10,000 का अमाउंट ही आपका क्या हो जाएगा, वहां पर क्रेडिट हो जाएगा। लाभांश की जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप जान पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आप एक पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको इससे पता चलती है, अभी अभी मैंने बताया, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आप बनाते हैं। फिर तुलनात्मक अध्ययन, मतलब इसमें आप बैलेंसिंग स्टडी कर सकते हो। बैलेंसिंग स्टडी किस पर होगी, ट्रायल बैलेंस के थ्रू होगी। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं
लिमिटेशन कैसी है कि होता क्या है कि कई बार डेबिट और क्रेडिट संबंधी नियमों को क्रियाशील करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ठीक है, आपने कह लिया कि किसी को डेबिट किया जाता है, किसी को क्रेडिट किया जाता है, बट कई बार आपको कॉमर्स के जो गोल्डन रूल्स होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के जो गोल्डन रूल्स होते हैं, उसको आपको सही तरीके से फिट करना नहीं आता। अब ये गोल्डन रूल्स क्या होता है, यदि अभी हम इसी क्लास में आगे की तरफ सीखेंगे। साथ में ये भी होता है कि इस प्रणाली यद्यपि पूर्ण वैज्ञानिक है, किंतु फिर भी लेखा पुस्तकों में गलतियां एवं त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। अब कैसे संभावना बनी रहती है, आपको लिखना अमाउंट 10,000 का, आपने गलती से वहां पर 1,000 लिख दिया, तो गलती हो गई ना। आपने डेबिट में भी 1,000 लिख दिया, क्रेडिट में भी 1,000 लिख दिया, तो टोटल तो सेम आएगा अगर आप डायल बैलेंस बनाओगे, बट एक्चुअल में वहां पर अमाउंट कितना होना था, 10,000 का होना। तो कई बार इस तरीके की गलतियां वहां पर हो जाती हैं। इस प्रणाली में सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होता है। सिद्धांतों में थोड़ी सी भी भूल भ्रामक निष्कर्ष प्रदान करती है, यदि अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। और अगर आप देखा जाए तो छोटे व्यापारियों के लिए खर्चीली बता रहा है, मतलब ये एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि ये जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो एक अकाउंटेंट से ठीक किए जाते हैं, तो उसको एक अकाउंटेंट हायर करना होगा, वही क्या करेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा और आपको आपके स्टेटमेंट्स बनाकर देगा, तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव होगी। अब ये बोल रहा है कि इस प्रणाली में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी, भाई कोई भी व्यक्ति का अकाउंट नहीं बना सकता है ना, तो इसके लिए आपको एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी, तो साथ में इसकी ट्रेनिंग भी लगेगी। आप कुछ दिन तक इसकी प्रैक्टिस भी करोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद ही तो आप बता पाओगे कि डबल एंट्री सिस्टम को एक्चुअल के बिजनेस में किस तरीके से यूज करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, इसके ये कुछ एडवांटेज है और इसके कुछ डिसएडवांटेज है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप सारी एंट्रीज तो कर लेते हैं, डेबिट साइड की भी एंट्री आपने कर ली, क्रेडिट साइड की भी एंट्री कर ली, बट इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस। मतलब डेबिट का जो टोटल आया है सेम टोटल आपका किसका आना चाहिए, क्रेडिट का आना चाहिए। अगर ये दोनों टोटल सेम है, बैलेंस है, तो इसका मतलब आपने अभी जो भी एंट्री की है वो करेक्ट की है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बैलेंसिंग मेथड भी कहा जाता है। जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, बिल्कुल इक्वल यहाँ पर आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम बार बार बात कर रहे थे कि आपको डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, बट कहाँ लिखना है ना, इसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे कितने तरीके के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। कितने तरीके के अकाउंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 3 तरीके के अकाउंट दिख रहे हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में, रियल अकाउंट के बारे में। इसको हिंदी में व्यक्तिगत खाते भी, वास्तविक खाते भी कहा जाता है। वास्तविक खाते का मतलब ये है कि जो भी गुड्स या जो भी सामान आपके बिजनेस में आ रहा है, या जो भी सामान, जो भी गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रही है, उस चीज को किसके अंतर्गत लिखा जाता है, रियल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है, यानी कि वास्तविक खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। फिर से जो एक बार एक्सप्लेन कर देती है, रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाते। इसका संबंध किससे होता है, बिजनेस में आने वाली गुड्स से या बिजनेस में जाने वाली, मतलब आपके बिजनेस के अंदर जो चीजें आई वो आप लिखते हैं डेबिट साइड, और आपके बिजनेस में जो चीजें बाहर गई उसको आप लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो ये होते हैं आपके वास्तविक खाते। इसमें सेकंड नंबर जो आपको दिख रहा है पर्सनल अकाउंट, इसको कहा जाता है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते का मतलब जो आपसे रिलेटेड है, एक व्यक्ति से रिलेटेड है। एक व्यक्ति 2 पार्ट प्ले करता है, या तो वो रिसीवर होता है यानी कि प्राप्त करने वाला होता है, या तो वो गिवर होता है कि मतलब देने वाला होता है। ठीक है, तो इसको भी बोल रहे हैं क्या होता है, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर, यानी कि जो प्राप्त करने वाला है, जो रिसीव करने वाला है, उसको लिखा जाता है डेबिट की तरफ, और जो देने वाला होता है यानी कि जो गिवर होता है उसको किस तरफ लिखा जाता है, क्रेडिट की तरफ लिखा जाता है।
नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं आप नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट में इनकम हो रही है या गेन्स हो रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या जितने भी लॉस हो रहे हैं यहाँ पर आप इस पर ध्यान देंगे। तो इसका एक छोटा सा रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसका मतलब जितने भी खर्चे हैं या जितनी भी हानियां हो रही हैं उन सबको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितनी भी गेन्स हो रही है, जितनी भी इनकम हो रही है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम में 3 अकाउंट। सबसे पहले आप पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाते, यानी जो व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं। इसका जो गोल्डन रूल है वो होता है डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। उसके बाद हम चर्चा किए किसके बारे में, रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाते, जिसमें बिजनेस में आने वाली वस्तुओं को लिखा जाता है, आने वाली और जाने वाली। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका ये रूल होता है। द नॉमिनल, नॉमिनल को हमने कहा नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते यानी कि जिसमें आप क्या करते हैं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट। इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। क्लियर? अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं और साथ में नॉमिनल होते हैं, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते को इसमें 3 भाग में बांटा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहला इसमें बांटा है नेचुरल पर्सन, दूसरा बांटा है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा इसमें बांटा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले नेचुरल पर्सन देखिए, अगर हम नेचुरल पर्सन की बातें करें तो नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाए गए व्यक्ति, जैसे कि आप, हम सब कैसे हैं, नेचुरल पर्सन है। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, अनिता का अकाउंट या सुनीता का अकाउंट या मेरा जैसे कविता का अकाउंट। तो ये सब जो एक व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल पर्सन अकाउंट। फिर इसमें सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, इसको कहा जाता है लीगल पर्सन अकाउंट भी कहा जाता है ना। इसके 2 नाम है, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन अकाउंट। जैसे कि श्याम एंड कंपनी का खाता, दुर्गा महाविद्यालय का खाता, गुरुकुल कॉलेज का अकाउंट, है ना, या फिर देना बैंक का अकाउंट, या फिर किसी संस्कार केंद्र का अकाउंट। मतलब ऐसे अकाउंट जो आर्टिफिशियल पर्सन के हैं। जैसे कंपनी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है ना। एक कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। ऐसे आप गुरुकुल का अकाउंट बना रहे तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो किसकी, नॉमिनल की, सॉरी नेचुरल पर्सन की, यानी कि वो हम, है ना, जो प्रकृति द्वारा व्यक्ति बनाए गए हैं। इसके बाद इसमें साथ में क्या कहा गया है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन होते हैं, किस तरीके के अकाउंट को आप रिप्रेजेंटेटिव बोलोगे, जो एक पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। जैसे कि आप बनाते हैं डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट मतलब एक डेटर में आपके जितने भी डेटर हैं सब इसके अंदर आ गए, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, है ना। जैसे क्रेडिटर के अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, अक्रूड इनकम अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। मतलब ये सब जो चीजें हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे इसमें प्रोप्राइटर के भी अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है या जॉइंट अकाउंट, है ना। तो ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आएंगी, एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। तो पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले नेचुरल पर्सन यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति जो कि हम हैं,
है ना। फिर इसके बाद जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, जो भी आप नाम ले सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो हमने बनाया है। तो हमने कौन सी आर्टिफिशियल पर्सन बनाए हैं? कंपनीज बनाई है, बैंक, है ना, कोई भी संस्था हो गई, कोई भी कॉलेज हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आती हैं। बैंक के इसमें रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसको आप ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो, जो कि एक पूरे ग्रुप को डिनोट करती है। जैसे अभी इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल बताया था, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सब किसके अंतर्गत आती है? आपकी ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव से। अब इसके साथ में ही आपके जो प्रोपराइटर के अकाउंट होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, है ना, ड्राइंग अकाउंट हो गया, ये सब किसमें आती है? आपके रिप्रेजेंटेटिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि ये वास्तविक खाते होते हैं और इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। रियल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं टेंजिबल। टेंजिबल ऐसी एसेट्स होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। मतलब अभी अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल अकाउंट गुड्स से रिलेटेड होता है ना, जो वस्तुओं के बारे में बात करता है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? टेंजिबल। जैसे कि फर्नीचर, है ना, लैंड, बिल्डिंग, इन सबको आप टच कर सकते हो। और इनटेंजिबल जैसे आपके ऐसी संपत्तियां जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे आप बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में, गुडविल के बारे में, तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? आपकी रियल अकाउंट, सॉरी, इनटेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत आती है ना। तो रियल अकाउंट का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? गुड्स से होता है। पर्सनल का किससे होता है? पर्सन से होता है। तो रियल के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट। इसको कैसे बताएंगे आप? टेंजिबल एसेट मतलब ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, ऐसी संपत्तियां, है ना, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, है ना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी टेंजिबल एसेट के अंदर आएंगी। और इनटेंजिबल के अंदर आ जाएंगी आपकी कॉपीराइट, गुडविल, ये सारी चीजें इनटेंजिबल के अंदर। और इसका नियम क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, ये आप हमेशा बस ध्यान रखेंगे कि पर्सनल अकाउंट पर्सन से यानी व्यक्तियों से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? गुड्स से रिलेटेड होता है, संपत्तियों से रिलेटेड होता है ना। तो जितने भी आपके जैसे परचेज अकाउंट हो गया, अब गुड्स से रिलेटेड क्या होगा? गुड्स से आप परचेज करोगे या सेल करोगे, तो जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया आपका, परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया, स्टॉक अकाउंट हो गया। मतलब गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं वो सब किसमें आते हैं? आपके रियल अकाउंट में आते हैं। क्लियर? यानी कि आप रियल अकाउंट को क्या चीजें ध्यान रखेंगे? गुड्स एंड एसेट्स। अब हम लोग थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा ये है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे नाम मात्र के खाते। इसका नियम क्या था? अभी बताया गया था कि जितने भी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो अब इस बिजनेस में आपकी इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है? भाई आपने रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, ये सब आपकी क्या बनेंगे? इनकम बनेंगे। और आपके लॉसेस क्या बनेंगे? जैसे आपने रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कमीशन पे किया, है ना, बच्चा यानी कि डिस्काउंट दिया आपने, तो ये सब आपके क्या बन गए? खर्चे बन गए। तो इसी चीज में आपको बस क्या ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक नजर हम हमारे अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर भी देख लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने सीखा। जैसे पर्सनल के लिए क्या रूल्स है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से गोल्डन रूल दिख रहे होंगे, है ना। रिसीवर को डेबिट कर देना है और गिवर को क्रेडिट कर देना है। देन रियल यानी कि आपकी वास्तविक खाते जो आपकी गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड है। तो जो भी गुड्स और एसेट्स आपके बिजनेस में आ रही हैं, है ना, उसको लिखा जाता है डेबिट साइड। और जो भी गुड्स और जो भी एसेट्स आपके बिजनेस से बाहर जा रही है
उसको लिखा जाता है देखिए क्रेडिट साइड। और एक बात और कि जो कैश होता है ना, कैश को भी रियल अकाउंट की तरह माना जाता है। जो चीजें आपको अगर कैश आपके बिजनेस में आ रहा है और आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है ना, तो उससे कौन सा नियम लागू करेंगे आप? रियल अकाउंट का नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो कैश को किस तरीके से देखना है आपको? रियल अकाउंट की तरह देखना है। नेक्स्ट इसमें नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर डेबिट। ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई कि आपके कौन कौन से रूल्स यहाँ पर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के लिए लगाना है। जिस बच्चे को अगर ये रूल्स याद हो जाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री, उसकी ट्रायल बैलेंस और उसकी अकाउंटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। तो इसलिए इन्हें कॉमर्स के गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है ना। गोल्डन रूल्स हमारे क्या होते हैं? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के जो रूल्स होते हैं वही हमारे क्या बनते हैं? गोल्डन रूल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट, है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंट जैसे एसेट, एसेट किस में आता है? देखो रियल अकाउंट में आता है ना एसेट। तो अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड लिखो, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड लिखो। हमने यही तो पढ़ा था ना कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन यानी डेबिट, आपके पास एसेट आई तो इंक्रीज हो गई तो डेबिट साइड लिख दी, है ना। और इधर क्रेडिट साइड कब लिखोगे? जब कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो उसको कहाँ लिखोगे? डेबिट की तरफ लिखोगे। और कम हो रहे हैं तो किस तरफ लिखोगे? क्रेडिट की तरफ। देन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बारे में भी बताया, अगर डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट साइड लिख दो, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड लिख दो। ऑनर इक्विटी के बारे में बताया है, अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। रिवेन्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे। और अगर आपके रिवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या कर दोगे? आप क्रेडिट साइड लिख दोगे। बस मुझे सबसे सिंपल फॉर्मेट तो यही लगता है कि तीनों अकाउंट्स को आप इस तरीके से याद करोगे तो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे से रूल्स इसमें आपको याद करने हैं, है ना। अब यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देखेंगे आप इसमें? सबसे पहले देखिए एक डिस्क्रिप्शन, मतलब डेट दी हुई है 6 जनवरी को। स्टार्टिंग बैलेंस फॉर द वीक, है ना। अब आपको स्टार्टिंग बैलेंस यानी कि आपके बिजनेस का स्टार्टिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? देखिए डॉलर में दिया हुआ है यहाँ 5000। अब 6 फरवरी को रेंट, है ना, रेंट क्या किया? आपका खर्चा है, आपने 1000 रुपए का रेंट पे किया। तो 1000 रुपए का जब आप रेंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये 5000 रुपए के कैश में से ये 1000 रुपए का कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब बिजनेस में आपके पास कितने रुपए बचे? 4000 रुपए बचे। देन ये क्या बोल रहा है? इनवॉइस एक्सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आपको क्या है? पैसे आए। देखिए यहाँ पर कहाँ पर शो कर रहा है? इनकम की तरफ शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे टोटल बैलेंस या जो हमारे पास 4000 रुपए बचे थे उसमें इस 500 रुपए को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी क्या है? इनकम। क्लियर? तो इसका आपका टोटल कितना हो गया? 4500 हो गया। अब सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सप्लाई किया आपने? फर्नीचर, है ना। फर्नीचर कितने के? 1500 रुपए थे। आपका खर्चा हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे? इस 4500 रुपए में से इस खर्चे को, यानी कि 4500 रुपए का जो आपने फर्नीचर जो भी परचेज किया है ना, उसको कैश में पेमेंट किया आपने 1500 रुपए। तो इस 4500 में से इस 1500 को अगर माइनस करोगे तो अमाउंट कितना आ गया आपका? 3000 का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें, एंडिंग बैलेंस, है ना। आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस था 5000। 5000 में से जितने भी ये जो खर्चे थे 1000 रुपए वाले या 1500 रुपए वाले, उसको आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और इनकम जो भी थी उसको आपने क्या कर दिया? उसमें ऐड कर दिया। तो इसका मतलब 6 जुलाई को आपके पास जो एंडिंग बैलेंस है वो कितने का बचा? 3000 रुपए का बचा, है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इस जो भी आपका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन था, ये जो वीडियो था, इसमें आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा कि व्हाट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। देन आपने सिस्टम देखे कि डबल एंट्री सिस्टम भी होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम।
उसके बारे में आपने चर्चा की। फिर आपने जाना कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए। आपने यहाँ पर सीखा कि आपके पास 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखा कि पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव, जिसको ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। देन आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखा, रियल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो भी आपके रियल अकाउंट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, गुड्स एंड एसेट से रिलेटेड होते हैं। देन फिर आपने देखे नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते, जो खाते किससे रिलेटेड है, आपके खर्चे से, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से और आपके जो भी इनकम एंड गेन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इन्हीं गोल्डन रूल्स को आपने याद करने के लिए बनाया कि पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल में देखा व्हाट कम्स इन उसको डेबिट कर दीजिए एंड व्हाट गोज आउट उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। नॉमिनल में आपने देखा कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, है ना। इसी चीज को आपने कुछ इस तरीके से भी जाना, इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म में। बट ये लर्न करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा इजी है, इसको ज़्यादा अच्छे से याद करना चाहिए। देन नेक्स्ट आपने क्या देखा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि किस तरीके से आप डबल एंट्री सिस्टम में चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे।